हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम पे। HP2 बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे 14-15 लेक्चर्स आ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड विटामिन्स एंड वाटर भी देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन देखते क्या है। यहाँ पर देखो, आपको पता होगा मोस्टली जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें से भी पॉजिटिवली चार्ज वाले वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये याद रखना, और नेगेटिव वाले पैसिव भी हो सकते हैं। लेकिन जो एक्टिव वाले हैं वो पॉजिटिव सारे एक्टिव है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सोडियम जैसे मेन है हमारा, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ एब्जॉर्प्टिव सेल्स बाय बाइसोलेटरल सोडियम पोटेशियम पंप। आपको पता होगा सोडियम पोटेशियम पंप ATP का इस्तेमाल करके सोडियम का क्या करता है, एब्जॉर्प्टिव सेल में ट्रांसफर कर, आई मीन ट्रांसपोर्टेड आउट। मीन्स अब मान लो आपको सोडियम पोटेशियम पंप पता है, जहाँ पर 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर आता है। ठीक है, आफ्टर दे मूव्ड इनटू ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स वाया डिफ्यूजन एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ध्यान से सुनना, जो हमारा सोडियम है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, जो भी हमारा सेल है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन किससे हो रहा है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये डिफ्यूजन के थ्रू भी ये एब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिवली भी होता है। और अगर ये सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो पता ही आपको सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है, जो हमेशा ही एक्टिवेट रहता है, हमेशा 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम सेल के अंदर लेता है। तो ये तो हमेशा काम कर रहा होता है ATP का इस्तेमाल करके। और सोडियम का एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकता है, यहाँ पर लिखा है वाया डिफ्यूजन भी हो सकता है या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी थ्रू हो सकता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड, आयोडाइड, नाइट्रेट्स एंड कैन पैसिवली फॉलो Na+ और बी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। सेम चीजें मैं वही बोल रहा हूँ, पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको एब्जॉर्प्शन उनका सेकेंडरी भी होता है, प्राइमरी भी होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज है उनका पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिवली भी होता है, ये सेकेंडरी एक्टिवली भी हो सकता है। जैसे कैल्शियम आयन क्या होता है, एक्टिवली ये एब्जॉर्ब होते हैं, याद रखना, कैल्सीट्रायल के द्वारा। तो कैल्सीट्रायल जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है, और वो क्या करवाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्सीट्रायोल। और वो पता है आपको कैल्सीट्रायल का फंक्शन, कैल्सीट्रायल का फंक्शन क्या होता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाना होता है। मीन्स बढ़ाना इन द सेंस, ब्लड का कैल्शियम, अगर समझो ब्लड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करता है, बोन का एब्जॉर्प्शन करवाता है, रीजॉर्प्शन नहीं कराता, बोन का फॉर्मेशन करवाता है कैल्सीट्रायल। ओके, याद याद और यहाँ तक क्लियर है। कैल्सीट्रायल क्या करता है, जो भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है प्लस एक्टिवली एब्जॉर्ब करवाता है, और वो कैल्शियम को सीधा बोन में डालता है और बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इतना ध्यान रखना। अदर इलेक्ट्रोलाइट जैसे आयन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, वो एब्जॉर्ब किनसे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू। तो वही जो मोस्टली आयन से, इलेक्ट्रोलाइट से, वो आप ऐसा इन जनरल लिख सकते हो, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट के द्वारा होते हैं, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो थोड़ा पैसिवली भी एब्जॉर्ब हो सकता है। और एग्जांपल में द कैल्शियम दे रखा है, कैल्सीट्रायल के द्वारा ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन की बात करते हैं। फैट soluble vitamins A, D, E, K are included with ingested dietary lipids in misses and are absorbed via simple diffusion। तो जो भी फैट soluble विटामिन है उनको कोई एनर्जी की नीड नहीं है, वो सीधा एब्जॉर्प्शन हो जाता है क्योंकि लिपिड में soluble होते हैं। ठीक है, और हमारा मेम्ब्रेन तो लिपिड soluble है ही। ओके, तो मोस्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन B हो गया, C हो गया, आर एब्जॉर्ब वाया सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पर जो B है, C है, वो भी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकता है। और विटामिन B12 हावेवर combines with intrinsic factor produced by the stomach and combination is absorbed in the ileum via an active transport। याद रखना, इन जनरल आप कैसे लिख सकते हो विटामिन के एब्जॉर्प्शन में, विटामिन के एब्जॉर्प्शन में लिखना कि मोस्टली जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, लिपिड सोल्यूबल विटामिन है, वो सीधा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कुछ लिपिड जैसे कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन वो क्या होते हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकते हैं, प्लस वो किसी के साथ, किसी के इंट्रिंसिक फैक्टर, जैसे यहाँ पर लिखा है कि कुछ कुछ विटामिन, विटामिन B12 ये सब, वो किसके थ्रू, किसी इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू कंबाइन होके एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर कौन सा फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर है जो स्टमक के द्वारा प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर विटामिन B12 आता है और इंट्रिंसिक फैक्टर आता है, और साथ में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है।
अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होता है भाई, मोस्टली हम लोग वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये एब्जॉर्प्शन डिपेंड किसे करता है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट कितना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड दैट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन ईच डे अबाउट 9.3 लीटर्स comes from ingested of liquid 2.3 liters और various gastrointestinal secretions 7 liters। तो ऑलमोस्ट 9 to 10 लीटर्स के अराउंड हमारे फ्लूइड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स अबाउट 8.3 लीटर ऑफ द फ्लूइड एंड रिमाइंडर पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ इट्स आल्सो एब्जॉर्ब। तो याद रखना कि मोस्ट सबसे ज़्यादा वाटरी जो भी चीज़ है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, और थोड़ा बहुत बच गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना। ओनली 0.1 लीटर मीन्स 100 ml ऑफ वाटर इज एक्सक्रीटेड इन द फीसेज ईच डे। तो फीसेज में कितना वाटर हो जाता है, 100 ml ओनली, 0.1 लीटर, बाकी सारा चीज एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑल द वाटर एब्जॉर्प्शन इन द जीआई ट्रैक्ट अकर्स बाय ऑस्मोसिस from the lumen of the intestine through absorptive cell and into the blood capillaries because water can move across the intestinal mucosa in both direction. Absorption of water from the small intestine depends on the absorption of electrolyte and nutrients to maintain osmotic balance with the blood। तो आपको ये याद रखना है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट अगर ज़्यादा है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा नहीं है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखना है। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस क्या आता है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस होता है अच्छे से प्रॉपरली। ओके, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ऐसे होता है, और ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, रिवर्सिबल होता है, अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है कोई भी सेल के। ओके, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और ये रहा इसका, ये आपको दे रखा है डायग्राम। देखो यहाँ पर कैसे कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है। देखो ग्लूकोज ये सब का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, सोडियम के सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। मतलब सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके साथ सेकेंडरी में ग्लूकोज का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है एक्टिवली, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव। फैसिलिटी डिफ्यूजन में देखो फ्रक्टोज का हो रहा है एक्टिवली, या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद सोडियम अमीनो एसिड्स का हो रहा है। ट्राइपेप्टाइड्स सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो रहा है H+ के साथ। फिर ये शॉर्ट फैटी एसिड चेन सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है सीधा। ठीक है, फिर लॉन्ग फैटी एसिड चेन मिसल के थ्रू वो भी सिंपल डिफ्यूजन हो जा रहा है। कैसे लैक्टीज में जाके एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देखो यहाँ पर है लैक्टीज। ओके, तो ये सब आपको डायग्राम है। ये डायग्राम अगर एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो ये डायग्राम आपको बनाना है इन जनरल, जो सबके लिए एब्जॉर्प्शन बता रहा है। प्लस आपको क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो सीधा लीवर में जाता है पहले, और फिर लीवर से हार्ट की तरफ, फिर हार्ट से पूरे हर एक सेल्स के पास। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायग्राम बनाना है एब्जॉर्प्शन में, ये इन जनरल सबके लिए, और फिर डिटेल थ्योरी लिखना है जो भी एक्सप्लेन हम लोग ने अभी तक किया है। ओके, तो ये चीज़ है लार्ज इंटेस्टाइन, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट में। बाकी चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते कि क्या पढ़े। इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन पढ़े, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें से मेन सोडियम कैल्शियम ये सब होते हैं, और इनका एब्जॉर्प्शन मोस्टली एक्टिवली होता है और कुछ कुछ पैसिव होता है एनायंस के लिए, मीन्स नेगेटिव चार्जेस के लिए। विटामिन की बात करूँ तो विटामिन में जो फैट सॉल्युबल है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी होते हैं, प्लस किसी के फैक्टर के साथ जुड़ करके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे, एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग को ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। और ये वाटर ऑलमोस्ट हम लोग सारे वाटर यूज कर लेते हैं, बस कुछ ml ऑफ वाटर फीसेस के थ्रू, यूरिन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? सिंपल, एकदम सिंपल टॉपिक चल रहा है, थोड़ा थोड़ा वीडियो कवर हो रहा है, धीरे धीरे टॉपिक कवर होता है, आप करते जाओ, बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर। वीडियोस देख लेना फटाक से, नहीं समझा तो वापस से रिपीट करो, अगर फिर भी नहीं समझा तो बताना कमेंट में, बाकी उस चीज़ का वर्क करूँगा। अगर कुछ कमी है तो बताना, मैं उस चीज़ पे वर्क करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।